नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 6 राजनीतिक दल और उसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 में हमारे आज के क्या क्या टारगेट होंगे, क्या क्या गोल है, में क्या क्या आज पढ़ना है और क्या क्या आपके दिमाग में, आपके खून की एक एक बूंद में क्या क्या डालना है, मुझे वो ये रहे टॉपिक राजनीतिक दल की जरूरत। तो हमें जरूरत क्यों है वो जाननी है। कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है, दो दलीय शासन व्यवस्था और बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या होती है वो, और फिर एक है मोर्चा। ये सब क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस, इनके अंतर और इनमें विस्तार से और विस्तृत में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर नंबर 2 को। तो हमारी बात आती है राजनीतिक दल की जरूरत, कि हमें राजनीतिक दल की जरूरत है तो है क्यों। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जैसे कि आज मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं भाई, लर्न एंड शेयर में मनीष सर की जरूरत क्यों है? क्यों है? क्योंकि उनका काम है, और काम क्या है उनका, सामाजिक पढ़ाने का। आ रही क्या बात समझ में भाई? मनीष सर की लर्न एंड शेयर में जरूरत क्यों है? क्योंकि उनका काम है, और काम क्या है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना। काम है तो जरूरत है। ओके, तो इसीलिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि राजनीतिक दल के काम क्या है, क्या क्या कार्य करते हैं, और जब उनके कार्य हैं तो इसीलिए तो हमें जरूरत है। क्लियर? तो हमें काम है इसीलिए जरूरत है। तो राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें उनके कुछ काम है, ठीक है, उनके कुछ कार्य हैं, जो कार्य हमने लास्ट के लेक्चर में हमने देखे थे कि उनके क्या क्या काम होते हैं। विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना, कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों को पहुंचाना, चुनाव लड़ना, अलग अलग उनके काम है। वो सारे कामों के लिए ही क्या होती है, हमें राजनीतिक दल की जरूरत होती है। तो बुद्धू इतना मत सोचा कर, इतना सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखा कर, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्या है, जो हमें उनके कार्य देखे, इसलिए हमें क्या है, उनकी जरूरत है। अब देखो, अगर दल ना होंगे तो जितने भी कैंडिडेट है, सारे के सारे उम्मीदवार क्या होंगे, स्वतंत्र और निर्दलीय उतरेंगे। किसी पार्टी है नहीं तो उतरना क्या, सारे के सारे अलग हैं, सब अलग अलग उतरेंगे। तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। तो जो बड़े नीतिगत बदलाव है उनके लिए कोई भी क्या है, वादा नहीं करेगा। जैसे आज कोई सरकार कहती है अगर हम आ गए तो हम अमेरिका को झुका देंगे, हम आ गए हम पाकिस्तान को झुका देंगे, हम चाइना को झुका देंगे, हम चाइना से व्यापार बंद कर देंगे। जो बड़े बड़े जो नीतिगत फैसले हैं, हम पूरे भारत में यह बदलाव लेकर के आएंगे, बड़े नीतिगत फैसले ना वो कोई भी नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो छोटे मोटे काम है ना, मैं सड़क बनवा दूंगा, मैं नाली में सुधरवा दूंगा, हाँ मैं सुधरवा, जो छोटे मोटे फैसले ना वही कर पाएगा, बड़े चुनावी वादे नहीं करेगा। सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। अब आज तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, पार्टी की सरकार है, पर कल को मान लो 275 लोग हैं, अलग अलग मिलकर के इन लोगों ने सरकार बना भी ली कैसे न कैसे कर करके, तो उस पर संदिग्ध होगा, हमेशा क्या होगा, सस्पेंस होगा। इसलिए भी हमें क्या है, राजनीतिक दलों की जरूरत है। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होगा, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो जो इंसान चुन करके जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने निर्वाचित क्षेत्र के लिए, जो उसका निर्वाचित क्षेत्र है उसके लिए ही जवाबदेही होगा कि भाई मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रोड नहीं बनी, हाँ ठीक है मैं बनवा दूंगा, नाली नहीं बन रही है मैं बनवा दूंगा, स्कूल नहीं खुला मैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी ले पाएगा, फिर देश की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दीदी जैसे पूछ रही है, कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। तो इसीलिए भी हमें क्या है, राजनीतिक दलों की जरूरत है। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील। मतलब क्या है, राजनीतिक दल सभी लोकतांत्रिक देशों की क्या है, आवश्यकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि काफी लोगों के लिए तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या है, राजनीतिक दल है। कि राजनीतिक दल होते हैं, उनमें हम चुनावों से उनको जीत करके भेजते हैं, और वही क्या है, लोकतंत्र हमारे लिए है। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के उभार के साथ हुआ है। प्रतिनिधित्व मैंने बता रखा है आपको, प्रतिनिधित्व क्या होता है कि हम चुनते हैं भाई, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था 10 लाख लोगों के ऊपर एक इंसान को हम लोग चुन करके भेज रहे हैं। ये हमारा क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेगा।
हमें रिप्रेजेंट करेगा आगे। जैसे कि मैं बहुत सी बार उदाहरण भी देता हूं कि 11 की क्रिकेट टीम है, उसमें से टॉस करने सिर्फ और सिर्फ कप्तान विराट कोहली जाता है, तो क्या 10 इंपोर्टेंट नहीं है? नहीं, ये है इंपोर्टेंट, पर विराट कोहली क्या कर रहा है? प्रतिनिधि कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है उन सभी का और पूरे देश का, पूरे इंडिया का क्रिकेट में। तो प्रतिनिधित्व आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का उभार हुआ है। मतलब अब ये क्या है, इतने लोग खड़े हैं, हमने इनको चुन लिया, इसको चुन लिया कि ये क्या है, करेंगे, हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत है। बड़े समाज है उसमें क्या है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र आधारित है, बिल्कुल वो जरूरी है। देखो जैसे आज मैं भारत की बात करता हूं, भारत में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, 125 करोड़ की आबादी। अब अगर हम प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था नहीं करते, हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग खुद सबके सब मिलकर के क्या करेंगे, फैसले लेंगे, पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल है। हम 125 करोड़ इकट्ठे कहां होते? सबसे पहली बात तो ये, हम चलो 125 करोड़ में मानो 88 करोड़ हम लोग मतदाता है, सिर्फ और सिर्फ जो वोटर्स हैं। ये जो 90 करोड़ लोग हैं, ये कहां इकट्ठा होते हैं? रोज क्या सबके पास टाइम मिल जाता है? नहीं मिलता। जो हमारे 545 सांसद है लोकसभा में, वो तो टाइम पे कभी नहीं पहुंचते संसद में। राज्यसभा में जो 245 है वो तो नहीं पहुंच रहे, ये 700 लोग तो नहीं पहुंच रहे, तो क्या 125 करोड़ लोग, 90 करोड़ लोग पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते। इसीलिए तो हमने प्रतिनिधित्व सिस्टम लगाया। विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नजर में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। तो विभिन्न मुद्दों पर क्या है, हमें ये विभिन्न जो मुद्दे हैं वो सरकार को दिखाने के लिए, जैसे महंगाई का मुद्दा है, सरकार महंगाई पे ध्यान दे, ठीक है, सरकार इन पे ध्यान दे कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकार ध्यान दे कि वहां का विकास नहीं हुआ है। इन मुद्दों को ध्यान में लाने के लिए और जनता की बात सरकारों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या, एक एजेंसी, एक माध्यम की जरूरत होती है। और वो माध्यम कौन है? वो माध्यम है दल, राजनीतिक दल। इसलिए हमें राजनीतिक दलों की जरूरत है। ये सारी बातें आप लिख दीजिएगा और फिर आखिर में लिख दीजिएगा कि उपरोक्त सभी कारणों के कारण हमें राजनीतिक दलों की जरूरत है। टीचर खुश हो जाएगा, 5 में से 5 दे करके जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ब्रिलियंट तरीके से। एक जिम्मेवार सरकार बनाना का गठन कर सके, तो एक जिम्मेवार, एक अच्छी सरकार हम लोग बना सके, इसलिए भी क्या जरूरत होती है, हमें राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। तो देखो, हमें सरकार का समर्थन करने के लिए, सरकार का समर्थन कौन करेगा? जिस पार्टी की सरकार है वो लोग समर्थन करेंगे। उस पर अंकुश रखने के लिए तो दूसरी जो राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, वो उस पर अंकुश रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, तुम ऐसा मत करो। नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने में, तो नीतियां बनवाने में राजनीतिक दल समर्थन करते हैं, हमने देखा था। कानून बनाने में राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उसका समर्थन कौन करेगा? जिस पार्टी की सरकार है वो करेंगे। और विरोध कौन करेगा? जिस पार्टी के विपक्ष में वो लोग हैं, वो सभी उसका क्या है, विरोध करेंगे। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो जरूरतें होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। तो जो भी प्रतिनिधि सरकार की ऐसी की सारी जो जरूरत है, सरकार बनाने में, सरकार को चलाने में, देश को व्यवस्थित करने में, देश को चलाने में जो भी जरूरत होती है, वो सारे के सारे काम राजनीतिक दल करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। ये उपरोक्त सभी कारण क्या कहते हैं कि हमें राजनीतिक दल की जरूरत है, और एक अनिवार्य जरूरत है, शर्त है कि होने ही चाहिए राजनीतिक दल। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र संभव नजर नहीं आता है। अब आता है सवाल, कितने राजनीतिक दल? जैसे आप भी कभी कभार सोचते होंगे कितने होने चाहिए, जैसे ये भी सोच रहा है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने राजनीतिक दल होने चाहिए और कितने सही है? 1 बना ले तो सही है, 2 बना ले सही है, 3 बना ले सही। कितने राजनीतिक दल हैं जो बना लेते हैं हम सही है, जानते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। तो अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए राजनीतिक दल क्या होता है, जो कि हमने लेक्चर 1 में जाना है कि कोई भी संगठित समूह हो जो चुनाव लड़ना चाहता हो, सरकार बनाना का इच्छुक हो, वो क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहलाता है। तो कोई भी लोकतंत्र में कोई भी नागरिकों का समूह, मैं विशेष करके भारत की बात करता हूँ, भारत में सभी को अधिकार है अपनी राजनीतिक दल बनाने का, तो आप बना सकते हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, 750 से ज्यादा, 750 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। पंजीकृत का मतलब होता है रजिस्टर्ड हुआ है। कहां पे? भारत के चुनाव आयोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग। क्या कहते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टी ही सक्रिय होती है, पर ये 750 की जो पार्टियां हैं ये सारी की सारी इतनी एक्टिव नहीं है। आपको 2-3 ही हमेशा क्या मुख्य नजर में देखेगी। जैसे हम भारत की बात करें तो भाजपा कांग्रेस तो मुख्य है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप कुछ स्टेट्स में जैसे मान लो कि आम आदमी पार्टी बहुत पावरफुल है, कुछ जगह जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये है, अकाली दल पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तो कुछ पार्टी ही ऐसी होती है जो राजनीतिक होड़ में सरकार बनाने में आपको क्या प्रबल दावेदार नजर आती है। अब सबसे पहले है एक दलीय शासन व्यवस्था। नाम से ही पता चल रहा है एक दलीय शासन व्यवस्था, जहां एक ही दल की क्या हो शासन की व्यवस्था हो, एक ही दल क्या है, एक ही पार्टी क्या करती है, शासन करती है, व्यवस्था को चलाती है, उसमें क्या कह रहे हैं एक दलीय शासन व्यवस्था कह रहे हैं। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, तो काफी देशों में क्या है एक ही दल क्या है सरकार को बनाता है चलाता है, जैसे कि चीन में, उत्तर कोरिया में। उत्तर कोरिया का तो सिस्टम ही अलग है, उसे तो क्या है पृथ्वी से हटा करके मंगल ग्रह पे भेज देना चाहिए। बोले भाई तुम्हारा सिस्टम ये लगे, तुम मिलते जुलते ही नहीं हो दुनिया से, बाहर ही जाओ तुम, ठीक है ना, तो बाहर ही भेज देना चाहिए। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है, तो जो चीन कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे कि ये चीन कम्युनिस्ट पार्टी का लोगो होता है, साइन है, चुनाव चिन्ह है, तो वही क्या है सिर्फ वहां पे उन्हीं को क्या है चुनाव लड़ने और सरकार बनाने की अनुमति होती है। हालांकि कानूनी रूप से वहां भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आजादी है। हाँ, कानूनी रूप से चाहे तो लोग क्या है राजनीतिक दल बना सकते हैं, परंतु वहां के चुनाव प्रणाली पर सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती, इसलिए लोगों का नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं है। आप राजनीतिक दल बना सकते हो, बिल्कुल आप राजनीतिक दल बना सकते हो, परंतु आपको स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता मतलब आपको कंपटीशन का मौका नहीं मिलेगा, आपको कंपटीशन का मौका नहीं मिलेगा, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इसलिए वहां पे लोग कोई बनाते भी नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, आप पढ़ो खूब पढ़ो पर आप एग्जाम नहीं दे सकते, पर आप तो खुश हो जाते हो, मौज हो गई ठीक है ना, वो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरीके से क्या है पार्टी बना सकते हैं चीन में, परंतु वहां पे स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता नहीं है, कंपटीशन जो है वो फ्री नहीं है। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है ना, विकल्प तो कम से कम 2 पार्टी तो हो, इसमें हम चुन सके, तो एक क्या है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस तो होनी चाहिए। भाई 3 बल्ब है तो मैं ये वाला चूज कर लूं, तो चॉइस है ना, विकल्प होना चाहिए, विकल्पहीनता नहीं होनी चाहिए कि भाई विकल्प बिल्कुल भी नहीं। तो हम एक पार्टी एक दलीय शासन व्यवस्था को कभी भी अच्छा सिस्टम नहीं मानते। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों का राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, तो प्रतिद्वंदिता कंपटीशन करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए, और चुनाव लड़ सके, सरकार बना सके, उसके लिए पूरी तरीके से आजाद हो और सही अवसर उसे प्रदान होने चाहिए। किसी प्रकार की चीटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए, और वो सत्ता में आ सके मतलब सरकार भी बना सके, ये भी उन्हें पर्याप्त एक सही अवसर उनको मिलता रहना चाहिए। अब आते हैं 2 दलीय व्यवस्था पे। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है, तो यहां पर भी जो सत्ता है आमतौर पर 2 दलों के बीच में ही बदलती रहती है। वहां अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। मतलब यहां पर भी पार्टियां बहुत ज्यादा हो सकती है, पर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियां ही क्या है मुख्य धारा में होती है, वही क्या ज्यादा जीतती है। बाकी जो पार्टियां चुनाव लड़ती है पर 1-2 सीटें जीत जाती है, पर फर्क वहां उनको नहीं पड़ता। तो मुख्य जो बात है वो सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में ही लड़ाई रहती है। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। अमेरिका की ये डेमोक्रेटिक पार्टी का है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी का है, और ये रिपब्लिकन पार्टी का है, ठीक है। ये 2 साइन है वहां की जो 2 पार्टियां हैं, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। फिर आते हैं बहुदलीय व्यवस्था पे। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो, अनेक दल जब क्या हो सत्ता के लिए होड़ में हो, मतलब बराबर की रेस चल रही हो, भाई मैं जीतूंगा तो रुक जा मैं जीतूंगा, तो होड़ बराबर का कंपटीशन हो, और 2 दलों से ज्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आने के ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो मतलब आपके एक तो कंपटीशन होड़ हो, सब में 2 से ज्यादा में होड़ हो, और आप या तो खुद के दम पर या कुछ ग्रुपों को मिला करके क्या है आप गठबंधन में सरकार बनाने के अवसर हो, आपके चांसेस हो, तो हम उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। अब भारत में भी क्या है बहुदलीय व्यवस्था है। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है, तो उसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो कि बहुत से लोग मिलकर के क्या है एक ग्रुप बना लेंगे और उसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। देखो
बात सुनिएगा, गठबंधन या मोर्चा के बारे में आपको बता देता हूँ। हम गठबंधन सरकार की बात करते हुए आए हैं, बहुत सी बार करिए। गठबंधन सरकार का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा पार्टी मिलकर के सरकार बनाती है, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार का मतलब एक तरीके से यह है कि हम मिले और फिर हम लोग सरकार बनाए। मोर्चा एक तरीके से यह है कि चुनाव से पहले ही हम लोग मिले हुए, चुनाव से पहले ही हम सब एक हो रखे हैं, चाहे उसे आप गठबंधन भी कहते हैं या मोर्चा भी कहते हैं। चुनाव से पहले ही क्या है, मिल जाते हैं कि हाँ भाई अपन सब एक हैं, ठीक है, इतनी जगह से तू चुनाव लड़ना, इतनी जगह से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे लोग हैं वो वहां तुझे समर्थन करेंगे, तेरे जो लोग हैं वो हमें यहाँ पर समर्थन करेंगे। इस प्रकार से क्या है, एक रणनीति बन जाती है, ठीक। और आगे हम जानेंगे कि कितने मोर्चे भारत में काम कर रहे हैं। अब आते हैं मोर्चों पे। 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में से 3 प्रमुख गठबंधन है। 3 प्रमुख गठबंधन, या जो मोर्चा जिसे हम लोग कह रहे हैं वो 3 प्रमुख है। तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे एनडीए, ठीक है। अब जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कौन सी है, बीजेपी है। अब बीजेपी ने क्या करा, जो बाकी पार्टी है, छोटी छोटी पार्टी, उनको मिला ले, बोले तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, हमारे साथ मिल जाओ। अब जैसे 2019 में जब चुनाव हुए ना, बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती हैं। पर अगर आपसे पूछा जाएगा एनडीए ने कितनी सीटें जीती है, तो एनडीए ने 350 सीटें जीती। मतलब 47 सीटें जो एनडीए में जो दूसरी पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, उन्होंने मिलकर के 47 सीटें जीती। पर 303 तो बीजेपी न अकेले नहीं जीती। पर अब बीजेपी का तो ऐसे ही बहुमत है, जरूरी थोड़ी है उन 47 को लात मार के बाहर निकाल दो, पर नहीं, उनमें से भी किसी को मंत्री बनाया, क्योंकि जरूरत है ना, पता नहीं कब हमारी भी सरकार को जरूरत पड़ जाए। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन किसका है, बीजेपी का है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसे हम लोग कहते हैं यूपीए। ये किसका है, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का, ये कांग्रेस का। इसमें अब सबसे ऊपर टॉप पे क्या है, कांग्रेस है, और बाकी इसके साथ जो दल मिले हुए हैं वो है। फिर तीसरा है वाम मोर्चा, ठीक है। वाम मोर्चा, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट क्या है, जो दक्षिण की पार्टियां, जैसे विशेष करके जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ठीक है, वो उन सबका ग्रुप मिलाकर के क्या है, ये वाम मोर्चा बना हुआ, जो दक्षिण की पार्टियां हैं उनके लिए। देखो, वामपंथी और दक्षिणपंथी ये विचारधारा है, वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा है, जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ते हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। वामपंथी जो विचारधारा है वो मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, जो शोषित समाज है देश का, उसके लिए काम करना चाहती है, ठीक है। उनके लिए ही चाहती है कि सरकार उनके लिए नीतियां बनाए, देश की जो अर्थव्यवस्था हो उसमें सरकार का इंटरफेयर ज्यादा से ज्यादा हो, और पूरा का पूरा जो सामाजिक जो कल्याण है ना, वो होना चाहिए, ये इनका विचार है। दूसरी तरफ विचारधारा होती है दक्षिणपंथी विचारधारा, वो ये कहती है कि सरकार का कम से कम इंटरफेयर हो, सरकार इंटरफेयर करे ही नहीं, सब अपने अपने काम करे, बिजनेस जो प्राइवेट है उसको बढ़ावा देती है। तो ये वामपंथ, ये अलग विचारधारा है। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है, तो जो बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली, तो ऐसा लगता है खिचड़ी सी मिल गई, ठीक है, ये पार्टी भी मिल गई, वो पार्टी मिल गई, वो पार्टी मिल गई। परंतु ये अच्छी बात है, घालमेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। अब देखो, मान लो 5 पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई, तो वो हमेशा क्या, गिरने का डर रहता है। इसकी बात नहीं मानी तो ये क्या सरकार को गिरा देगा, ये सरकार को गिरा देगा, ये सरकार गिराने का मतलब ये कि अपना समर्थन वापस ले लेगा और हट जाएगा, तो वो सरकार गिरी हुई। सरकार तो 275 चाहिए इस सरकार को। पर इसके साथ इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। पर इसमें अलग अलग हितों को और राजनीतिक विचारों को प्रतिनिधित्व मिलता है। कैसे मिलता है, जैसे मान लो कि एक पार्टी को जोड़ा, जैसे एनडीए ने किसी एक पार्टी को जोड़ लिया, जिसको बनाने वाला कौन था, कोई एक दलित समुदाय का इंसान होगा, तो उसकी विचारधारा कैसी होगी, दलित समुदाय के प्रति काम करने की होगी। तो अब उसको जोड़ लिया, तो अब जब एनडीए की सरकार बनेगी तो क्या होगा, उसको भी प्रतिनिधित्व मिल गया कि हाँ भाई, उसकी भी आवाज अब आगे तक सरकार में पहुंच जाएगी। तो ऐसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी मिलता है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। अब ये हमारे हाथ में नहीं कि एक दल, दो दल का व्यवस्था हम खुद सेलेक्ट करें, ये इतिहास के ऊपर डिपेंड है। ये एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होता है। इसमें समाज की प्रकृति कैसे है, समाज में कितना विभाजन है, समाज कैसा है, यह बात तय करता है। राजनीतिक विभाजन कैसा है, ठीक है, राजनीति का इतिहास कैसा, किस समय से राजनीति चलती आ रही, कैसी राजनीति, चुनाव प्रणाली आपकी क्या है, ये सभी चीजें क्या है, अहम भूमिका निभाती है।
इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है, तो हम इसे नहीं बदल सकते। और हर देश अपने इतिहास के अनुसार, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार क्या है, इन परिस्थितियों को विकसित करता रहता है, उन्हें आगे बढ़ाता रहता है और उसी के हिसाब से क्या है वो काम करता है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम एक दल की व्यवस्था को चुने, हम दो दल की व्यवस्था को चुने या हम बहुदलीय व्यवस्था को चुने। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये देश के ऊपर निर्भर करता है, ये देश के इतिहास के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। परंतु फिर भी सिर्फ और सिर्फ एक जो नोट है वो यहां पर यही है कि एक दल की व्यवस्था कभी भी अच्छी नहीं है। कम से कम तो दो दल तो होने चाहिए कि भाई दो दल तो हो ही, पर एक दल तो नहीं। एक दल तो सेंस ही नहीं है ना। मैं आपको उत्तर कोरिया की एक स्टोरी बताता हूं। उत्तर कोरिया में जो किम जोंग उन है, वहां पे वोटिंग होती है। ऐसा मत सोचिएगा वोटिंग नहीं होती, बिल्कुल होती है। आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। वहां पे वोटिंग हो रही है, वोटिंग होती है, परंतु सिर्फ उसमें यही कह रखा है आपको एक ही इंसान को वोट डालना है। पार्टी भी छोड़ो, एक ही इंसान को आपको वोट डालना है। ये अच्छी बात है क्या? लोकतंत्र क्या? मैं हमेशा आपको क्या कहता हूं, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखिएगा, आपके पास विकल्प होना चाहिए, आपके पास क्या है, चॉइस होनी चाहिए। विकल्प नहीं है तो लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र नहीं। और यह बात भी हमेशा याद रखिएगा, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। ऐसा हमें खुश नहीं होना चाहिए कि यार विपक्ष में तो बिल्कुल ही गिरावट आ गई। विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी। जो विपक्ष में जो राजनीतिक दल बैठे हैं वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आवाज को उठाएंगे। तो इसलिए विकल्प होना जरूरी है। और विपक्ष की बात तो मैंने एक अलग करी है, पर विकल्प लोकतंत्र में जरूरी है। जहां जहां आपको विकल्प मिले आप समझ लीजिएगा आप लोकतंत्र में है। क्योंकि अगर आपको पढ़ने में विकल्प मिले कि हाँ भाई आपको पढ़ने में विकल्प मिलता है, साइंस ले, साइंस में भी मैथ लें, बायो लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, हर जगह हमारे पास विकल्प है। लोकतांत्रिक देश भारत तो रहा ही है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बस इतना ध्यान रखिएगा, एक दल व्यवस्था को हम कभी भी सही नहीं बोल सकते। जैसे अगर भारत में आप बहुदलीय व्यवस्था की बात करेंगे तो उसका कारण यह है कि दो तीन पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। तो हमारे देश में तो यहाँ पे सामाजिक भौगोलिक विविधता इतनी है, इतनी सामाजिक और भौगोलिक विविधता है, तो उनको एक साथ लेकर के आना किसी एक पार्टी के हाथ का नहीं है। इसीलिए हमने क्या करा है, हमने बहुदलीय व्यवस्थाएं बनाई है। क्या बनाई है? बहुदलीय व्यवस्था हम लोगों ने क्रिएट करी कि अब जैसे मान लो कि अलग अलग समाज के जो वर्ग के लोग हैं वो पार्टी बना सकते हैं, अपने मुद्दों को, अपने हितों को उठा सकते हैं। जो भौगोलिक स्थिति पर है, जैसे मान लो हिमाचल के, उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अपनी एक पार्टी बना करके अपने जो मुद्दे हैं उनको उठा सकते हैं। तो हर जो सामाजिक और भौगोलिक विविधता हम लोग देखते हैं उन सब क्या है, अपने अपने मुद्दों को, अपने इश्यूज को उठा करके सरकार बनाने के दावा कर सकते हैं। यही क्या है, इसी कारण हमने भारत ने बहुदलीय व्यवस्था अपना रखी। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले ये संभव नहीं है। तो हर मुल्क क्या हो, हम मान लें कि सभी देशों में क्या चला दी जाए, बहुदलीय व्यवस्था चला दी जाए, वो आदर्श प्रणाली होगी, हम यह भी नहीं कह सकते। पर सिर्फ यहां पर दो नोट में आपको छोड़ करके जा रहा हूं। पहला नोट तो यह बात ध्यान रखना है, एक दलीय शासन व्यवस्था बढ़िया नहीं, एक दलीय शासन व्यवस्था को तो बिल्कुल काट देना। दूसरा नोट यह है कि व्यवस्था देश के अनुसार आदर्श बनती है, व्यवस्था देश के अनुसार आदर्श बनती है, देश के अनुसार आदर्श व्यवस्था बनेगी। जरूरी नहीं है अब सारी जगह ही हम लोग ये बोले कि बहुदलीय व्यवस्था ही हमें अपनानी चाहिए या दो दलीय व्यवस्था ही अपनानी चाहिए, ये हम कभी नहीं बोल सकते। ये सब क्या है, देश के इतिहास पे निर्भर करता है। इसी के साथ जो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो होता है कंप्लीट। आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल लर्निंग शेयर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल जी जान लगा करके तैयारी करते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।